Myself, Dr. Vijayshri, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज मैं BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक लेकर आई हूं, बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स रेफर टू characterization of covalent bond on the basis of various parameters like bond length, bond angle and bond enthalpy। यानी किसी भी सहसंयोजक बंध को कुछ पैरामीटर्स द्वारा निरूपित करते हैं। यह पैरामीटर्स हैं बंध लंबाई, बंध कोण और बंध सामर्थ्य। जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता उसके नाम से होती है, उसके कुछ गुणों से होती है, उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड को हम पहचानेंगे किससे? उसकी बंध लंबाई से, बंध कोण से और बंध सामर्थ्य से। तो सबसे पहले लेते हैं हम बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ। ये क्या होती है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक अणु में जुड़े हुए दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की औसत दूरी बंध लंबाई कहलाती है। यहां मैं स्पेशली औसत दूरी बताना चाहूंगी क्योंकि मॉलिक्यूल में अणु वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपित होते रहते हैं, इसलिए फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं हो सकती। इसलिए बंध लंबाई क्या होती है? औसत दूरी कहलाती है। इसको हम एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, ई डिफ्रैक्शन मेथड व मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका उन्होंने बताया पॉलिंग ने। उन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूल से जुड़े दोनों एटम हैं, उनकी कोवेलेंट रेडियाई को जोड़कर हम उस अणु की बंध लंबाई पता लगा सकते हैं। जैसे कोवेलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन होती है 0.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट, कोवेलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो अब यदि हम कार्बन कार्बन की बंध लंबाई निकालना चाहें तो दो कार्बन की कोवेलेंट रेडियाई को जोड़ देंगे तो ये आएगी 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और कार्बन क्लोरीन की बंध लंबाई निकालनी है तो कार्बन की कोवेलेंट रेडियाई और क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियाई जोड़ देंगे तो ये आएगी 1.776 एंगस्ट्रॉम यूनिट। बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बोथ एटम, यानी मॉलिक्यूल में जो दोनों एटम हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बंध लंबाई को प्रभावित करेगी। ये उसमें जितना अधिक आयनिक कैरेक्टर होगा, बंध लंबाई उतनी कम होगी। अब बात आती है कि हम कैसे बंध लंबाई निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ। तो इसके लिए शूमेकर एंड स्टीवेंसन ने एक समीकरण दी थी, DAB इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। AB क्या है? कोवेलेंट रेडियाई ऑफ AB एटम, यानी AB के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी बंध लंबाई। ये किस पे डिपेंड करेगी? रेडियाई, यानी कोवेलेंट रेडियाई ऑफ A एटम, कोवेलेंट रेडियाई ऑफ B एटम, और यहाँ XA क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B एटम। यानी ये पोर्शन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही बंध लंबाई कम हो जाएगी, क्योंकि RA प्लस RB में ये फैक्टर माइनस हो रहा है। सेकेंड फैक्टर है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S करेक्टर, यानी बॉन्ड में जितना अधिक S करेक्टर होगा बंध लंबाई उतनी कम होगी। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में S करेक्टर केवल 25% होता है तो बंध लंबाई होती है 1.54। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में S करेक्टर 33% तो बंध लंबाई उससे कम हो गई 1.33 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड रह गया है, S करेक्टर 50% है तो बंध लंबाई होगी 1.20। रेजोनेंस यानी अनुनाद व विस्थानीकरण यानी डीलोकलाइजेशन भी बंध लंबाई को प्रभावित करता है। तो ये तीन मुख्य कारक हैं जो कि बंध लंबाई को प्रभावित करते हैं।
अब हम आते हैं बॉन्ड एंगल या बंध कोण पर। A bond angle is the angle formed between three atoms across at least two bonds. यानी किसी अणु के दो सन्निकट बंधों के मध्य के कोण को बंध कोण कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? सबसे पहला टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, यानी जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, और थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। तो अब हम एक एक कारक को अलग लेते हैं। जैसे हमने पहला कारक बताया था टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, तो यदि उस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो बंध कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो बंध कोण 120 होगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बंध कोण 180 होगा। सेकंड हमने पॉइंट बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बंध कोण निर्भर करता है। The lone pair of electron is inversely proportional to bond angle, यानी सेंट्रल एटम पर जितने अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बंध कोण कम होगा। यदि हम इन दोनों बातों से भी ये निष्कर्ष नहीं निकल पाते दो या तीन मॉलिक्यूल्स के बीच में कि किसका बंध कोण ज्यादा होगा किसका कम होगा, यदि यह दोनों सेम होते हैं तो हम दो तरह से फिर देखते हैं। सेंट्रल एटम यदि डिफरेंट हो और सराउंडिंग एटम समान हो तब उन सब में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। सेकंड, ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल एटम समान हो और सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, तब हम क्या करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। शायद अभी आप इस चीज को नहीं समझ पाए होंगे, हम इसको एक एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला है Z, यानी हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। ओके, यानी जैसे यदि किसी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है तो उतना चार्ज लिखना है, उसको जोड़ना है, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना है, और उस साथ में क्या जोड़ना है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। हमें डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट कोई जुड़े हैं उससे मतलब नहीं है, यानी नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम जोड़ने हैं। ऐसा सब कुछ करने के बाद यदि ये Z की संख्या 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, यदि यह 3 आती है तो sp2 होगा, और यदि यह 2 आती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस फॉर्मूले से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, यानी ये जो हाइब्रिडाइजेशन का नंबर है इसको यहां रखेंगे और सराउंडिंग एटम जितने से सेंट्रल एटम जुड़ा हुआ है उसकी संख्या को यहां रखेंगे, और इस प्रकार हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमने इस फॉर्मूले को फिर से लिख लिया है और इसी प्रकार लोन पेयर के फॉर्मूले को भी हमने यहाँ लिख लिया है। हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं BeCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड व कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो इसमें हम सबसे पहले Z कैलकुलेट करते हैं। 1/2 बेरिलियम का टोटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए हमने 0 - 0 लिख लिया है, और दो मोनोवेलेंट एटम्स यानी क्लोरीन जुड़े हुए हैं इसलिए +2 लिख लिया है। तो 1/2 + 4 = हो जाएगा 2। आते हैं बेरिलियम बोरॉन क्लोराइड पर। हाफ बोरॉन के आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है इसलिए 0, और यह 3 मोनोवेलेंट
एटम से जुड़ा हुआ है क्लोरीन से, इसलिए 3 + 3 यानी 6/2 = हो जाएगा 3। कार्बन टेट्राक्लोराइड पर आते हैं। 1/2 कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, +0 -0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, और यह 4 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है इसलिए 4। तो 4 + 4 8 हो गया, 8/2 = 4। यानी इसमें बेरिलियम क्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोरोन ट्राइक्लोराइड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी बॉन्ड एंगल बेरिलियम क्लोराइड में 180 होगा, बोरोन ट्राइक्लोराइड में 120 होगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। यानी यह लीनियर मॉलिक्यूल होगा, यह ट्रायंगुलर होगा, और यहाँ टेट्राहेड्रल होगा। यानी इस केस में हम केवल हाइब्रिडाइजेशन देखकर बॉन्ड एंगल का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका ज्यादा होगा और किसका कम। आइए हम एक दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। CH4, NH3 एंड H2O यानी मीथेन, अमोनिया और वाटर। Z निकालते हैं। 1/2 कार्बन का आउटर मोस्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। कोई चार्ज नहीं है इसलिए +0 -0, और 4 एटम से जुड़ा हुआ है मोनोवेलेंट से, तो 4 यानी 4। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा 4। हम अमोनिया पर आते हैं। नाइट्रोजन इसमें सेंट्रल एटम है, तो 1/2 इसके आउटर मोस्ट में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, +0 -0 प्लस, यह 3 मोनोवेलेंट एटम से जुड़ा हुआ है इसलिए 3। तो आंसर आ जाएगा 4। H2O पर आते हैं। 1/2 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, +0 -0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, और यह 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए 2। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 4। यानी इन तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अतः हम इस पॉइंट से बॉन्ड एंगल में डिफरेंस नहीं समझ सकते। तो अब हम निकालेंगे इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमने बताया था Z - नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। तो Z सभी में क्या है? 4। सराउंडिंग एटम मीथेन में कितने हैं? 4। अतः लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 0। अमोनिया में देखिए Z है 4, और ये सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 3। तो यानी इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 1। H2O में देखिए Z is 4, और सराउंडिंग एटम यानी 2 H2 जुड़े हैं इसलिए 2, यानी इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2। और जैसा कि हमने बताया है, जितने अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। अतः मीथेन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा जो कि होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अतः बॉन्ड एंगल उससे कम होगा, यह होता है 107 डिग्री। और वाटर में यह बॉन्ड एंगल उससे भी कम होगा क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यह होगा 104 डिग्री। हम इसे VSEPR थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। VSEPR थ्योरी कहती है लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और उससे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मीथेन मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, जबकि अमोनिया में ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है जो कि मीथेन से ज्यादा है। इसलिए ये रिपल्शन इस बॉन्ड एंगल को कम कर देगा, ये इस तरह प्रेशर डालेगा और इसको ये कम कर देगा। यहां पर देखिए, यहां लोन पेयर रिपल्शन भी है, यानी ये दोनों पुश होंगे इस तरह से, और ये इसको पुश करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का ये वाला बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन से आंसर निकाल लिया था, उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आंसर निकाल लिया था। लेकिन यदि ऐसा ना हो तो हम थर्ड पॉइंट पर जाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं अमोनिया का और फॉस्फीन का। तो Z इक्वल्स टू निकालेंगे हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है इसलिए +0 -0, और 3 सराउंडिंग एटम से मोनोवेलेंट एटम से जुड़ा हुआ है इसलिए 3। तो 8/2 इक्वल्स टू आ जाएगा 4।
फॉस्फीन का देखिए 1/2 5 + 0 - 0 + 3 = 4, यानी दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम लोन पेयर निकालते हैं। लोन पेयर इक्वल्स टू होता है Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो अमोनिया के केस में भी 4 - 3 होगा, यानी इक्वल्स टू 1, और फॉस्फीन के केस में भी 4 - 3 इक्वल्स टू 1। अब हम क्या देखते हैं कि या तो सेंट्रल एटम समान हो और सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, या सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, सराउंडिंग एटम समान हो। यहां पर देखिए सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम समान है। तो हमने क्या बताया था, ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, इसलिए NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 की तुलना में अधिक होगा। यानी ये NH3 का मॉलिक्यूल है और ये PH3 का है। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड पेयर है ये नाइट्रोजन के पास होगा। इसका भी बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन के ज्यादा पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर पास हो गए तो इसमें रिपल्शन अधिक होगा, ज्यादा नजदीक आ गए हैं इसलिए अधिक रिपल्शन होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल एक्सपेंड होगा। और PH3 में देखें, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यह उतने पास नहीं होंगे जितने की NH3 में है, इसलिए इसमें रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल कम होगा। तो अब एक आपको हम होमवर्क है कि आप कंपेयर करेंगे H2O व H2S का। यहां भी बिल्कुल यही केस है जैसा कि NH3 और PH3 में। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं जिसमें सेंट्रल एटम समान है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, COCl2 एंड COF2। तो Z इक्वल्स टू हाफ, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कोई चार्ज नहीं इसलिए +0 - 0, और यहां पर ध्यान रहे हमें मोनोवेलेंट एटम जोड़ने हैं, इसलिए क्लोरीन के 2 जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को नहीं। तो 4 और 2 6/2, 6/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम COF2 में निकालें तो ये भी 3 आएगा, यानी इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो 3 - 3, यहां पर टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम जोड़ने हैं, यहां पर केवल मोनोवेलेंट एटम जोड़ने हैं, तो 0, और यहां पर भी 0। ऐसे केस में हमने बताया था कि जब सेंटर एटम तो समान हो और सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने के साथ बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। इस केस में देखिए यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अभी हमने कोई भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल नहीं लिया था, तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NO2+ और NO2-। तो Z निकालते हैं हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, और फिर इसके बाद हम इस पर नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम प्लस लगाते हैं, तो प्लस, और नेगेटिव चार्ज तो इस पर है नहीं इसलिए हम 0 लिखेंगे। उसके बाद जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम माइनस करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कितना है, +1, तो मतलब एक चार्ज है तो उसको हम करेंगे माइनस, यानी हम यहाँ लिख देंगे -1। और यहाँ पर कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या है, बाइवेलेंट है, इसलिए हम मोनोवेलेंट 0 है इसलिए 0 लिखेंगे। तो 5 - 1 इक्वल्स टू हो गया 4, यानी 4/2 इक्वल्स टू 2, यानी इसमें होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। हम आते हैं NO2- पर,
तो हाफ 5, अब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को तो हम प्लस करते हैं तो +1 हो गया, तो और यहाँ +0 और यहाँ पर भी कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है इसलिए 0 आएगा, तो 6/2 = 3 यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, यानी NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और NO2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो इसका बॉन्डिंग एंगल कितना होगा 180 और इसका बॉन्डिंग एंगल कितना होगा 120, यानी हम कह सकते हैं कि NO2 प्लस का बॉन्डिंग एंगल NO2 माइनस से ज्यादा होगा और sp हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा और NO2 माइनस ट्रायंगुलर शेप का होगा। एक और एग्जांपल हम चार्ज्ड आयन का ले रहे हैं, NH4 प्लस, NH3 और NH2 माइनस। Z इक्वल्स टू हाफ, नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 और ये प्लस चार्ज है जो कि जिसको हम माइनस करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज के आगे माइनस साइन होता है और नेगेटिव चार्ज के आगे प्लस साइन होता है, तो ये हो जाएगा -1 और ये कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है 4 से, तो ये 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4। NH3 को देखते हैं, हाफ, कोई चार्ज नहीं है इसलिए +0 -0 लिखेंगे और यह 3 मोनोवेलेंट से जुड़ा हुआ है, अतः 5 + 3 यानी 4, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें देखते हैं हाफ, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज है जिसको कि हमें जोड़ना पड़ता है यानी +1 हो जाएगा और 2 मोनोवेलेंट एटम्स हैं इसलिए +2 हो जाएगा यानी 4, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, यानी इस आधार पर हम बॉन्ड एंगल नहीं ज्ञात कर सकते। तो हमारा सेकंड बेस कौन सा होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है Z माइनस सराउंडिंग एटम्स, तो इसका Z कितना है 4, इसके सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 4, तो 4 - 4 = 0, यहाँ पर Z है 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, यानी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1, यहाँ पर Z है 4, सराउंडिंग एटम है 2, इसलिए 4 - 2 = 2। तो लोन पेयर के आधार पर हम कह सकते हैं जितने अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता है, इसलिए हम इनको इस तरह से कह सकते हैं, सबसे ज्यादा NH4 प्लस का बॉन्ड एंगल होगा, उससे कम NH3 का और उससे कम NH2 माइनस का, यानी यह इसका स्ट्रक्चर है। हम इसको पुनः VS EPR थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और इसमें लोन पेयर रिपल्शन है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। अ बॉन्ड स्ट्रेंथ डिस्क्राइब्स हाउ स्ट्रांगली ईच एटम इज जॉइंट टू अनदर एटम एंड देयरफॉर हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। यानी दो बॉन्डेड एटम को तोड़ने के लिए जितनी अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे ही हम उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड टू न्यूट्रल रेडिकल और एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, यानी किसी बंध को तोड़कर उदासीन मूलक बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा या सह संयोजक बनने में जितनी ऊर्जा का निष्कासन होता है उसे हम उसकी बंध ऊर्जा या बंध सामर्थ्य कहते हैं। तो यह बंध ऊर्जा दो प्रकार की होती है, उसमें उसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। पहली है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड टू फॉर्म टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स ईच विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द ओरिजिनल शेयर्ड पेयर। यानी पहले यदि हम HOH को डिवाइड करें तो ये HO फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बनाता है, यानी एक बॉन्ड होमोलिटिकल फिशन होगा, यानी समांश विदलन के बाद कितनी ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। D = इसकी होती है 118 किलो कैलोरी पर मोल। अब इस फ्री रेडिकल को हम फिर से यदि तोड़ें तो हमारा बनेगा O फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, 2 रेडिकल्स होंगे उस पर
और H फ्री रेडिकल, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी होती है 100 किलो कैलोरी पर मोल। यानी एक बॉन्ड को तोड़कर समान रूप से विदलन करके जो फ्री रेडिकल बनते हैं उसमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। अब हम आते हैं बॉन्ड एनर्जी पर। यानी कुल मिलाकर एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उसकी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। यानी हम इसे एक मॉलिक्यूल की एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। जैसे वाटर की बॉन्ड एनर्जी हम निकालें तो इन दोनों पदों को जोड़कर उनका औसत निकाल लें तो वो उसकी बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी 118 प्लस 100 बाई 2 इक्वल्स टू 109 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरह से यदि हम मीथेन की निकालें तो हर स्टेप की विभिन्न ऊर्जाएं होंगी, यानी हर स्टेप की भिन्न भिन्न बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होंगी। उन सबको जोड़कर यदि हम 4 का भाग लगा दें तो हमें मीथेन की बॉन्ड एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी E इक्वल्स टू 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और बॉन्ड एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है स्टीयरिक फैक्टर एंड एंगुलर स्ट्रेन, और सेकेंड इज बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी और बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बराबर होगी, ये तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी फॉर सेम बॉन्ड मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल में एक ही बंध की बंध ऊर्जा सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट के कारण भिन्न भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड बट नॉट डबल एंड ट्रिपल, यानी द्विबंध और त्रिबंध की ऊर्जा सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है लेकिन दुगनी व तिगनी नहीं होती। यह कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसका आंसर हम बताना चाहेंगे। पहला इसका कारण होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड व कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में क्रमशः sp3, sp2 व sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हम बता चुके हैं कि जितना s करेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, यानी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, यानी s करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी अधिक बॉन्ड एनर्जी होगी। दूसरा कारण है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 1 व 2 पाई बॉन्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड की तुलना में दुर्बल यानी वीक होते हैं, इसलिए इनकी बॉन्ड एनर्जी डबल या ट्रिपल नहीं होती। तो इस प्रकार हमने तीनों पैरामीटर्स आज अध्ययन किए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी। थैंक यू।